हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पॉइंट एमडी। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स दिया है हेनरी फेयोल ने। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मीनिंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का नेचर एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का सिग्निफिकेंस। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहले देख लेते हैं हेनरी फेयोल का हिस्ट्री। हेनरी फेयोल कौन है? हेनरी फेयोल एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया मैनेजमेंट का 14 प्रिंसिपल, जो 14 प्रिंसिपल बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड में। उन 14 प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है एक मैनेजर, एक टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी को चलाने के लिए। तो अब हेनरी फेयोल एक टॉप लेवल मैनेजमेंट में बहुत सारे कंपनी में काम किया है। तो हेनरी फेयोल का जन्म हुआ था 1841 और उनका डेथ हुआ है 1935। उनको कहा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट उनको कहा जाता है। तो ये था हेनरी फेयोल के बारे में कुछ बेसिक। तो चलो शुरू करते हैं एक एक करके मैनेजमेंट का 14 प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल है हम लोगों का डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क इंप्लाइज डिवीजन ऑफ टोटल वर्क इन ऑर्डर टू लाइटनिंग द टोटल बर्डन। डिवीजन का वर्क का मतलब क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन का जितना टोटल काम है उस टोटल काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवीजन करना, डिवाइड करना। छोटे छोटे पार्ट में अगर उस टोटल काम को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? प्रमोट स्पेशलाइजेशन इन सच दैट वन पर्सन डज ओनली वन थिंग्स रादर देन डूइंग एवरीथिंग हिमसेल्फ। डिवीजन ऑफ वर्क इसीलिए किया जाता है कि टोटल काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाए, उस छोटे छोटे काम को एक स्पेशलाइज पर्सन से करवाने के लिए। स्पेशलाइज पर्सन का मतलब है जो पर्सन उस काम को करने के लिए उनके पास एलिजिबिलिटी ज्यादा है, क्वालिटी है और एक्सपीरियंस है उनके पास, उन पर्सन से हम लोग उस काम को करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन को बोलते हैं आप सारा काम करो, ऐसा नहीं होता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क में ये प्रिंसिपल ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी टोटल काम है उस काम को छोटे छोटे काम में डिवाइड करना है, टोटल काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, एक एक डिपार्टमेंट के ऊपर और एक पर्सन के ऊपर टोटल बार्डनिंग नहीं रखना है, उन टोटल काम को डिवाइड कर देना है सबके ऊपर। और उनको अपॉइंट करना चाहिए उस काम को करने के लिए जो उस काम करने के लिए स्पेशलाइज है, उसके पास इतना एलिजिबिलिटी है, उसके पास इतना नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उस पर्सन से उस काम को करवा जाए। ऐसा करने से पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या होगा? देखिए, स्पेशलाइजेशन, उस काम को उस स्पेशलाइज पर्सन ही करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा? हायर एफिशिएंसी, उस ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, कम पैसों से ज्यादा आउटपुट निकलेगा और कम टाइम भी कम लगेगा। तो ये था हम लोग का डिवीजन ऑफ वर्क का पॉजिटिव इफेक्ट। अगर आप एक मैनेजर हो और अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई करते हो मैनेजमेंट को रन करने के लिए तो आपका स्पेशलाइजेशन होने वाला है और आपको एफिशिएंसी मिलने वाला है। और उसका कंसिक्वेंसेस क्या है? अगर आप उस प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हो तो क्या होने वाला है? देख लीजिए, लैक ऑफ एफिशिएंसी। आपको ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में बहुत सारे पैसा खर्च करने वाला है, होने वाला है, क्योंकि आपको लेबर ज्यादा से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, आपको काम को अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे, आपको काम में डुप्लीकेसी होने का चांसेस होंगे, आपको क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट है लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन। आप जो काम करवाएंगे उस काम का स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। अगर कुछ काम आप बिना बिना स्पेशलाइज्ड पर्सन से आप करवाते हैं देन उस काम को अच्छी तरह एज ए स्टैंडर्डाइज काम आपको आप नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का वायलेशन। और दूसरा है चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। स्पेलिंग मिस्टेक है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है। ठीक है, तो अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क नहीं फॉलो करते हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का जितने भी काम है उस काम को डुप्लीकेशन होने का चांसेस है। ठीक है, मिलावट होने का चांसेस है। ये था हम लोग का डिवीजन ऑफ वर्क। तो एज ए मैनेजर हम लोग को क्या करना चाहिए? डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। दूसरा प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मींस ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन टू हिम। अथॉरिटी क्या है? किसी आदमी को पावर देना, टू टेक द पावर, पावर देना किसी पर्सन को। और पावर इट मीन अथॉरिटी मींस का पावर, कोई डिसीजन लेने का पावर। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उस पर्सन को जिम्मेदार बनाना कि आप उस काम को कर सके, उसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदार बनाना किसी को। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब आप किसी पर्सन को एक ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के लिए जिम्मेदार बनाते हो तो उसको इतना अथॉरिटी मिलना चाहिए कि वो उस काम को अच्छी तरह कर सके।
ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको अथॉरिटी कम मिल रहा है और जिम्मेदारी ज्यादा मिल रहा है, देन वो उस समय क्या हो सकता है, वो इतने काम को नहीं कर सकता है बिकॉज उसके पास अथॉरिटी कम है। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कम मिल गया और उसको अथॉरिटी ज्यादा मिल गया, देन उसको वो क्या करेगा, अपने अथॉरिटी का फायदा उठाएगा और निगेटिविटी में कन्वर्ट कर देगा उस अथॉरिटी को। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एक पर्सन को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो उतना ही आप उसको अथॉरिटी दो उस काम करने के लिए। ठीक है, तो इट मस्ट गो साइड बाय साइड। मैंने अभी इसमें डायग्राम देके आपको समझाया है कि जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, जिस लाइन में रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रहा है उस लाइन में अथॉरिटी भी होना चाहिए। इट मस्ट देयर मस्ट बी अ पैरेलल रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर ऐसा हो रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या होना चाहिए होगा, देखिए, बेटर रिजल्ट। ऑर्गेनाइजेशन में बेटर रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। अगर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर रिलेशन है, देन एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है, देख लीजिए, मीटिंग ऑफ टारगेट। अगर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में है, देन ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट्स है उस टारगेट को आप इजीली अचीव कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे एम्प्लॉई को, तो वो अथॉरिटी भी इतना मिल रहा है, देन वो इजीली अपने काम को अचीव कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है उस टारगेट को भी अचीव हो सकता है। नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अगर आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिलेशन रख रहे हो, ज्यादा अथॉरिटी नहीं दे रहे हो, देन वो जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया वो अपना जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी को मिसयूज नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन सेम नहीं रख रहे हो, देन बैलेंस नहीं रख रहे हो, देन आपको क्या झेलना पड़ सकता है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। वो जो जिस पर्सन को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया उस पर्सन आपका अथॉरिटी का मिसयूज कर सकता है। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ज्यादा मिल रहा है, अथॉरिटी कम मिल रहा है, देन उसको उस काम करने के लिए ओवरबर्डन उसको महसूस होगा। ठीक है, तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर क्या करना चाहिए, जिस आदमी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहा है उसको इतना अथॉरिटी देना चाहिए कि वो दोनों बैलेंस हो सके। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, रूल रेगुलेशंस। ठीक है, तो डिसिप्लिन मींस ओबीडिएंट, रेस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी एंड द ऑब्जर्वेशंस ऑफ एस्टैब्लिश्ड रूल। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, एक और जैसे कि एक बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल का डिसिप्लिन फॉलो करता है, स्कूल का रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस प्रिंसिपल का बात, स्टूडेंट्स टीचर्स का बात, ठीक है, फॉलो करता है। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में भी अपना डिसिप्लिन होना चाहिए और उस डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए एम्प्लॉइज लोगों को, उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ लोगों को। डिसिप्लिन मींस ओबीडियंस। ठीक है, रेस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ एस्टैब्लिश्ड रूल। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल बनाए हैं उस रूल को फॉलो करना है, यह है डिसिप्लिन प्रिंसिपल। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन प्रिंसिपल अप्लाई है, देन उस ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है, एस्टैब्लिश फॉर स्मूथ रनिंग। उस ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ रन कर सकता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास डिसिप्लिन नहीं है, देन उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह स्मूथली रनिंग आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या है देख लेते हैं। सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन प्रिंसिपल फॉलो करता है और फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है, देन क्या फायदा हो सकता है, सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में काम सिस्टमेटिकली होकर जाएगा, कोई भी इनएफिशिएंसी, कोई भी इनइफेक्टिवनेस देखने को नहीं मिलेगा हम लोग का। ठीक है, सिस्टमेटिक वर्क होगा, कोई भी सब आदमी डिसिप्लिन रहेगा, एब्सेंटिज्म कम हो जाएगा। दूसरा है इंप्रूविंग एफिशिएंसी। अगर डिसिप्लिन है ऑर्गेनाइजेशन में, देन ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकता है, एफिशिएंसी देखने को मिल सकता है और एफिशिएंसी इंक्रीज भी होगा। ठीक है, टाइम टू टाइम। नेक्स्ट, अगर आप उस प्रिंसिपल को वायलेट करते हो, फॉलो नहीं करते हो, देन क्या हो सकता है, केओस एंड कंफ्यूज। केओस का मतलब है हल्ला, मार धूड़ जो है, ये फाइटिंग्स, कंफ्यूजन, केओस जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन टाइप थिंग्स, राइट। तो ऐसा हो सकता है, डिसिप्लिन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो करेगा, सब कंफ्यूजन होगा, एक के दूसरे के साथ फाइटिंग करेगा कि आप जाके काम करो, आप जाके ये काम करो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स नहीं है, कोई टाइम में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो काम कौन करेगा, तो ये होता है। नेक्स्ट, अगर उस फॉलो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे, डिले इन वर्क ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूल रेगुलेशन, आपका जो काम है वो काम डिले होगा। डिले का मतलब है देरी होगा। ठीक है, काम टाइम में नहीं होगा। नेक्स्ट, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज,
और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्स है, रिसोर्स का डेफिनेशन मैंने बताया था, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी। तो इस सब रिसोर्सेस क्या होने वाला है, वेस्टेज होने वाला है, बेकार में जाने वाला है। ठीक है, तो डिसिप्लिन प्रिंसिपल को फॉलो करना एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर को बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था हम लोग का तीन प्रिंसिपल। मैं थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ। पहला प्रिंसिपल था हम लोग का, देख लेते हैं, डिविजन ऑफ वर्क। उसके बाद था हम लोग का ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद है डिसिप्लिन। तो ये तीन प्रिंसिपल आज के लिए है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी जो प्रिंसिपल रह गया है उनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और प्लीज गाइज, अगर आपको इस वीडियो का अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।